नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। हर रोज मैं आपको कोई ना कोई मर्डर मिस्ट्री सुनाता हूं, जिसके इन्वेस्टिगेशन की डिटेल के बारे में आपको बताता हूं। ये बताता हूं कि कैसे एक छोटे से सुराग से पुलिस कातिल तक पहुंची। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जिस वाकये के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, उसमें क्राइम जो है इतना हीनियस नहीं है। यानी ये कत्ल का मामला नहीं है, बल्कि ये मामला है एक चोरी का। लेकिन चोरी कोई छोटे मोटे अमाउंट की नहीं है। चोरी है तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए की। अगर मैं एग्जैक्ट अमाउंट की बात करूं तो 2 करोड़ 12 लाख। सवा मेरे हिसाब से मैंने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया। तो 2 करोड़ 12 लाख रुपए की ज्वेलरी चोरी की ये वारदात है। आइए सिलसिलेवार तरीके से आपको बताता हूं कि ये मामला क्यों अजीब है, क्यों अनोखा है, और इस मामले में पुलिस चोरों तक या चोर तक कैसे पहुंची। 24 जुलाई 2022 की ये घटना है। दिल्ली का करोल बाग इलाका। करोल बाग में बहुत सारे ज्वेलरी हाउसेस हैं। आप लोग जो दिल्ली के हैं वो ज़रूर जानते होंगे, और जो बाहर के लोग हैं उनके लिए बताऊं, यहाँ बहुत सारे ज्वेलरी के बड़े बड़े शोरूम्स हैं। तो इन्हीं में से एक शोरूम है जिसका नाम है लाल ओम प्रकाश ज्वेलर्स, और काफ़ी मशहूर है, काफ़ी नाम है इस ज्वेलरी शॉप का। इसी ज्वेलरी शॉप में 24 जुलाई को एक कस्टमर आया, और उस कस्टमर ने कहा कि उसे कुछ एंटीक किस्म की ज्वेलरी देखनी है जो इजीली अवेलेबल ना हो, दुर्लभ किस्म की हो। चूंकि ओम प्रकाश ज्वेलर्स इस तरह के यूनिक आइटम में डील करते हैं, तो उन्होंने अपना पूरा पिटारा खोलकर कस्टमर को दिखाना शुरू कर दिया। इस कस्टमर ने अपने चेहरे पर नकाब लगा रखा था, मास्क, जो कोविड वाले मास्क होते हैं वो। तो किसी ने उस पर बहुत ज़्यादा शक भी नहीं किया, और ये लगातार एक से बढ़कर एक ज्वेलरीज के बारे में पूछताछ करता रहा, तरह तरह के बातें बनाता रहा और ज्वेलरी देखता रहा। लंबे वक्त तक ये देखता रहा, और जिस तरह से इसके हाव भाव थे, जिस तरह से इसका बॉडी लैंग्वेज था, उसे देखकर दुकान के लोगों को हर बार ये लगा कि ये कोई बहुत ही रईस आदमी है जो इस तरह की ज्वेलरी खरीदने के लिए पहुंचा है। कहने का मतलब ये कि दुकान वालों को एक बार भी उस पर शक नहीं हुआ। खास बात तो ये भी है कि एक बार जो दुकान का कामगार है या सर्वेंट कह लें, वो पानी लेकर आया और इस कस्टमर को पानी पिलाना चाहता था, लेकिन कस्टमर ने पानी पीने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि उसे बाहर का पानी जो है वो सूट नहीं करता है। तो अब ये भी अपने आप में एक रईसी वाली बात थी कि भाई बाहर का पानी सूट नहीं करता है, लगता है कहीं से मिनरल वाटर ही पीते होंगे। तो कुल मिलाकर उसने बड़ा हवा बनाया, बहुत माहौल बनाया, और ज्वेलरी देर तक देखता रहा। और फिर देखने वेखने के बाद वो अचानक जो है फिर बाद में आकर डील करने और पैसे भिजवा देने, इस तरह की बात कहकर जो है वो वहाँ से रफू चक्कर हो गया। कुछ देर बाद जब उस कस्टमर के जाने के बाद दुकानदार ने अपना सारा जो माल होता है उसे मिलाया और कंपेयर किया कि किस बॉक्स में कौन सी चीज़ थी, सारी चीज़ें आ गई नहीं आ गई, क्या देखा क्या नहीं देखा, क्या ख़रीदा, इन सब चीज़ों का जब उसने हिसाब किताब किया तो दुकानदार के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्योंकि उसने देखा कि वो जो कस्टमर आया था वो तकरीबन 2 करोड़ 12 लाख रुपए की ज्वेलरी लेकर फ़रार हो चुका था। अब चूंकि एंटीक ज्वेलरी थी तो उसका वॉल्यूम बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं था, कोई बहुत बड़ा बक्से की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बहुत बेशकीमती किस्म की ज्वेलरी थी। तो उस ज्वेलरी के गायब होने की बात जब रियलाइज़ की दुकानदार ने, लाल ओम प्रकाश ज्वेलर्स के मालिक ने, तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्योंकि अमाउंट कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं था। दुकान में हालांकि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो उनको इस बात का इत्मीनान था कि सीसीटीवी कैमरे के ज़रिए वो शायद इस आदमी को पुलिस के ज़रिए पकड़वाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन एक बार रुपया या ज्वेलरी जैसी चीज़ अगर हाथ से बाहर निकल जाए तो इस बात की संभावना बहुत कम होती है कि वो वापस मिले, और उसी हाल में मिले। तो ऐसे में दुकानदार का दिल जो है वो बैठा जा रहा था। दुकानदार हैं संदीप गर्ग। इन्होंने करोल बाग पुलिस में इस घटना के बारे में रिपोर्ट दर्ज करवाई, और पूरा सीक्वेंस जो मैंने अभी आपको बताया वो पूरी कहानी दुकानदार ने पुलिस वालों को बताई। पुलिस ने सारी कहानी सुनी, उसका बयान दर्ज किया, और फिर कहा ठीक है आप सीसीटीवी फुटेज दिखाइए। सीसीटीवी फुटेज में बिल्कुल वही सारी बातें थी जो सारी बातें संदीप गर्ग ने पुलिस को अपने बयान में बताई थी। यानी डिल डॉल, हुलिया, चेहरे पर नकाब लगाकर उसका आना, ज्वेलरी देर तक देखना, पानी पीने से इनकार कर देना, करोड़ों की बातें करना,
और चुपके से फिर ज्वेलरी खिसका कर छिपा कर फरार हो जाना। इस तरह की बात जो है सीसीटीवी फुटेज में भी नज़र आ रही थी। लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क ये था कि इस आदमी की पहचान कैसे की जाए, क्योंकि जब तक आप चोर को पहचानेंगे नहीं तब तक चोर को गिरफ्तार कैसे करेंगे। और चोर की पहचान इसलिए मुश्किल थी क्योंकि उसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। पुलिस माथापच्ची करती रही, आसपास के लोगों से पूछती रही। ऐसे लोग जो इस तरह की घटनाओं को पहले अंजाम दे चुके हैं, कुछ जेल में हैं या कुछ बेल पर चल रहे हैं, ऐसे लोगों के बारे में भी पुलिस जानकारी जुटाने लगी। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि क्रिमिनल जो एक पर्टिकुलर टाइप का क्राइम करते हैं वो जेल से छूटने के बाद या ज़मानत पर रिहा होने के बाद फिर से उस तरह के अपराध को अंजाम देते हैं, क्योंकि वो उस तरह के अपराध को करने में कंफर्टेबल होते हैं। तो पुलिस जो है ऐसे पुराने चोरों के बारे में भी पता करने लगी और ये इंश्योर करने लगी कि उनमें से किसी चोर ने इस दुकानदार के साथ चोरी की घटना को अंजाम तो नहीं दिया। लेकिन पुलिस की ये कोशिश भी जो है वो नाकाम हो गई और पुलिस को ऐसा कोई भी सुराग, कोई भी लीड नहीं मिली जिससे पुलिस इस चोर के बारे में और ज़्यादा जानकारी जुटा पाती। पुलिस की अलग अलग टीमें इस मामले की तफ्तीश कर रही थी और ऐसे में ही एक टीम को जिम्मेदारी दी गई थी सीसीटीवी फुटेज को बहुत बारीकी से देखने की और उसमें से कोई सुराग, कोई क्लू ढूंढ निकालने की। और आपको जानकर खुशी होगी कि इस कोशिश में पुलिस को कुछ दिनों के बाद कामयाबी मिली। पुलिस ने उस दुकान में जो सीसीटीवी कैमरा लगा था उसके फुटेज को कम से कम 100 बार देखा होगा। पहले पुलिस की निगाह जो है उस खास चीज़ पर नहीं गई, लेकिन जब बार बार पुलिस ने रिपीट कर करके वही फुटेज प्ले कर करके देखा तो पुलिस की निगाह एक ऐसी अजीब या एक ऐसी यूनिक चीज़ पर गई कि पुलिस को उम्मीद बन गई कि अब शायद वो इस मामले को सुलझाने में कामयाब हो जाएगी। और वो चीज़ कुछ और नहीं बल्कि जो चोर था उसकी बाह पर बना हुआ एक टैटू था। टैटू भी कोई छोटा मोटा टैटू नहीं बल्कि काफ़ी बड़े साइज़ का टैटू था और चोर का जो अपने शरीर का रंग था वो काफ़ी ब्राइट था, मतलब जिसे आप कह सकते हैं कि वो गोरा चिट्टा था और टैटू उसके हाथ में बहुत ही प्रॉपर तरीके से विजिबल था। इस टैटू में लिखा हुआ था रास राज, इंग्लिश में लिखा हुआ था रास राज। अब टैटू में रासराज लिखा था, पुलिस को ये जानकारी तो मिल गई। अब हर दूसरे आदमी के हाथ में या चोर के हाथ में रासराज लिखा हो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क ज़रूर था। लेकिन इतनी बड़ी दुनिया में रासराज टैटू वाले किसी आदमी को ढूंढना अपने आप में कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है, आप ये सोचिए। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस चैलेंज को भी फेस करने का फैसला किया। हुआ ये कि पुलिस ने जब इस दुकानदार से जो चोरी की वारदात का शिकार हुआ था उससे जब बातचीत की तो उससे बातचीत करने के बाद पुलिस को इस बात का एहसास हो गया कि ये जो रासराज नाम का आदमी है ये भी ज्वेलरी का बहुत अच्छा जानकार है। मतलब सिर्फ कोई एक कस्टमर या कद्रदान जैसा होता है ये वैसा नहीं था, बल्कि ये ज्वेलरी का माहिर भी था, एक्सपर्ट भी था। क्योंकि जिस तरह के सवाल उसने लाल ओम प्रकाश ज्वेलर्स के एम्प्लॉयज़ से पूछे थे, जिस तरह उन ज्वेलरी को टेस्ट करने की, देखने की, उसके खूबियों और खामियों के बारे में जो बातचीत की थी, उससे ज्वेलरी शॉप ओनर को ये लग गया था कि ये आदमी भी ज्वेलरी का अच्छा खासा जानकार है। और ये भी जो इन्फॉर्मेशन थी ये जानकारी पुलिस को मिली। अब पुलिस के पास दो ऐसी चीज़ें थी जिसके ज़रिए पुलिस को इस चोर का पता लगाना था। एक तो रासराज का टैटू और दूसरा उस चोर का ज्वेलरी का जानकार होना। पुलिस को लगने लगा कि हो सकता है कि कोई आदमी ज्वेलरी का इतना बढ़िया जानकार तभी हो जब या तो वो खुद इस धंधे में कभी रहा हो, ज्वेलरी का काम कर चुका हो, या फिर कहीं किसी ज्वेलरी शॉप में एम्प्लॉय के तौर पर वो एंगेज रहा हो। अब इसी इरादे से पुलिस ने सिर्फ करोल बाग नहीं बल्कि करोल बाग के आसपास की जो और इलाके हैं उन इलाकों में जितने ज्वेलरी शॉप थे उन सारे ज्वेलरी शॉप में इस रासराज टैटू के हवाले से उस आदमी के बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत की। तकरीबन 500 ज्वेलरी शॉप दिल्ली पुलिस ने छान मारे और उस रासराज टैटू का हवाला देकर हर दुकानदार से, एम्प्लॉयज़ से, अपने मुखबिरों से उस आदमी के बारे में पूछताछ की। जब उस आदमी के बारे में काफ़ी पूछताछ हुई तो इस पूछताछ का नतीजा सामने आया जो बहुत सकारात्मक था। पुलिस ने उस आदमी की पहचान पता करने में कामयाबी हासिल कर ली और उस आदमी का नाम था विक्रांत गौरव। विक्रांत गौरव जो है वो करोलबाग इलाके में ही कभी ज्वेलरी का काम करता था और वो इन दिनों ईस्ट पटेल नगर में रहता था। दिल्ली का ही एक इलाका है करोलबाग से सटा हुआ ईस्ट पटेल नगर,
वहाँ का वो रहने वाला था। जब ये जानकारी पुलिस को मिली तो इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी थी। पुलिस की एक टीम फ़ौरन ईस्ट पटेल नगर में उस पते पर पहुंची जिस पते पर उसके रहने की बात सामने आई थी। लेकिन वहां जाकर पुलिस को निराशा हाथ लगी, और निराशा भी मामूली नहीं, ठीक ठाक निराशा। उसकी वजह यह है कि पुलिस को वहां जाकर पता चला कि ये तो किराए का मकान है, और इस मकान में अभी नहीं 4 साल पहले विक्रांत गौरव नाम का कोई आदमी रहा करता था। अब हाल के दिनों में अगर कोई किराए का मकान छोड़कर जाए तो उसके बारे में कुछ जानकारी पुलिस जुटा भी सकती है, लेकिन 4 साल पहले कोई रह कर गया था तो उसके बारे में जाहिर सी बात है जानकारी पता करना ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने वहाँ जो मकान मालिक है उससे पूछताछ की, आसपास के लोगों से पूछताछ की, और चूंकि ये पता चल गया था कि उसका ज्वेलरी का काम था तो और उसके बारे में अलग अलग लोगों से पुलिस जानकारी जुटाती रही। और उसका जो पुराना मोबाइल नंबर है, 4 साल पहले जो मोबाइल नंबर को वो यूज़ किया करता था, वो मोबाइल नंबर समहाउ पुलिस पता करने में कामयाब हो गई। और ये पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में एक बड़ी लीड थी, मतलब एक और बड़ी कामयाबी थी। जब वो नंबर पता चल गया तो पुलिस ने उस नंबर के ज़रिए इस विक्रांत गौरव के लेटेस्ट मोबाइल नंबर की जानकारी निकालने में कामयाबी हासिल कर ली। यानी जो आदमी उस नंबर को यूज़ कर रहा था उससे पुलिस ने विक्रांत गौरव या फिर उस नंबर के प्रीवियस ओनर के बारे में पूछताछ की तो पता चल गया कि प्रीवियस ओनर कौन था, उसका नया नंबर क्या है। तो इस तरह से एक एक कड़ियाँ जोड़ते हुए पुलिस को विक्रांत गौरव के रीसेंट मोबाइल नंबर के बारे में भी जानकारी मिल गई। अब पुलिस को इंतज़ार था उस मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगाने का और विक्रांत गौरव को पकड़ने का। पुलिस ने सर्विलांस पर लगाया, लेकिन पुलिस ये देखकर थोड़ी परेशान भी हुई कि वो दिल्ली में नहीं है, दिल्ली से दूर अमृतसर में है। अब दिल्ली पुलिस की एक टीम फ़ौरन अमृतसर पहुंची और उसके मोबाइल फ़ोन के लोकेशन को ट्रेस करते हुए बिल्कुल पिन पॉइंट तरीके से उसकी घेरेबंदी करने के बिल्कुल करीब आ गई, कगार पर आ गई। और चूंकि वो चोर जो था वो इतना शातिर था, अब तक की मोडस ऑपरेंडी सुनकर आप समझ ही गए होंगे, उसने सेंस कर लिया कि पुलिस की टीम उसे घेरने आ रही है और वो अपने घर से गाड़ी लेकर निकल गया। अमृतसर में जहाँ पर ठहरा था वहाँ से गाड़ी लेकर निकल गया और तकरीबन 40 किलोमीटर तक वो फरार होता रहा, भागता रहा, और पुलिस की टीम 40 किलोमीटर तक उसका पीछा करती रही। और आखिरकार पुलिस की टीम ने विक्रांत गौरव नाम के इस चोर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली। शुरू में उसने इनकार किया, लेकिन पुलिस ने जब उसका सबूतों से सामना करवाया तो वो टूट गया और उसने मान लिया कि हाँ, उसी ने लाल ओम प्रकाश ज्वेलर्स से 2 करोड़ 12 लाख रुपए की ज्वेलरी चुराई है। अब उसकी निशानदेही पर पुलिस ने वो पूरी की पूरी ज्वेलरी जो है वो सही सलामत इंटैक्ट बरामद कर ली। ये अपने आप में एक बड़ी कामयाबी थी। अब पुलिस ने उससे पूछा कि भाई क्या मामला है, तुमने क्यों चोरी की, क्या तुमने पहले कभी चोरी की है? तो पता चला कि नहीं, वो उसने पहले कभी चोरी नहीं की। उसने बताया कि पहले उसका करोल बाग के इलाके में खुद ही जेवर का यानी ज्वेलरी का काम था और बड़ा काम था, लेकिन उसे इस कारोबार में काफ़ी घाटा हुआ, और घाटा भी किसी कस्टमर की वजह से नहीं बल्कि खुद अपने ही पार्टनर की वजह से हुआ। उसने बताया कि उसका पार्टनर जो है उसे धोखा दे गया और उसे 4 करोड़ रुपए का चूना लगा गया। 4 करोड़ से ज़्यादा का माल लेकर वो दिल्ली छोड़कर कनाडा चला गया। विक्रांत गौरव जो उन दिनों इसके दावे के मुताबिक एक ईमानदार आदमी था, ईमानदारी से धंधा कर रहा था, उसे जब पार्टनर ने इतनी बड़ी चोट दी तो वो करोड़ों रुपए के घाटे में आ गया, लॉस में आ गया, और फिर उसे अपने रुपए जो है रिकवर करने के लिए और लोगों को चुकाने के लिए, क्योंकि बिजनेस में लोग लोन भी लेते हैं, चुकाने के लिए उसे अलग अलग लोगों से और जगह से पैसे वसूलने पड़े। वसूलने क्या मतलब, मांगने पड़े। इस तरह से वो कर्ज के जाल में बुरी तरह से घिर गया। उसका दुकान कामकाज सब बंद हो गया, उसका मकान बिक गया और एक तरह से वो सड़क पर आ गया। इसके बाद उसे लगा कि अब जब सीधे तरीके से रातों रात इतने पैसे नहीं कमा सकता तो फिर उसने तय किया कि अब वो चोरी करेगा। चूंकि उसे ज्वेलरी की अच्छी खासी समझ थी, जानकारी थी, तो उसने एंटीक ज्वेलरी चुराने का प्लान किया और इसी प्लानिंग के तहत उसने लाल ओम प्रकाश ज्वेलर्स पर धावा बोला और 24 जुलाई के रोज़ वहाँ से ज्वेलरी सरका कर गायब कर वहाँ से फरार हो गया। लेकिन इसके बाद पुलिस ने जिस तरह से इस मामले की तफ्तीश की और जिस तरह से वो विक्रांत गौरव तक पहुंची, वो अपने आप में एक नज़ीर है। और इस तरह के इन्वेस्टिगेशन के बारे में सुनकर हमेशा ही अच्छा लगता है और पॉजिटिव फीलिंग आती है। तो मुझे लगा कि ये कहानी मुझे आप लोगों को ज़रूर बतानी चाहिए। लेकिन इस कहानी को ख़त्म करने से पहले आप लोगों से बस एक बात जानना चाहूँगा कि विक्रांत गौरव ने जो किया, देखिए विक्रांत के साथ जो हुआ वो तो बहुत ही गलत हुआ, लेकिन विक्रांत गौरव ने जो किया उस पर आपकी राय क्या है?
क्या रातों रात अमीर होने के इस तरीके को अप्रिशिएट किया जा सकता है? कई लोग ये कह सकते हैं कि भाई उसके साथ जब बुरा हुआ तो उसने भी दुनिया के साथ बुरा कर दिया, लेकिन क्या इस तर्क को स्वीकार किया जा सकता है? आप क्या सोचते हैं एक शरीफ कारोबारी के अचानक ज्वेल थिप बन जाने के इस फैसले पर? आप अपनी राय हमें लिखकर ज़रूर बताइएगा। मेरे हिसाब से तो कानून तोड़ना या कानून हाथ में लेना कभी भी किसी मसले का हल नहीं हो सकता, जैसा कि इस मामले में भी देखने को मिला। अगर ये नहीं भी पकड़ा जाता मान लीजिए, तो भी इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि आपको अगर कहीं से किसी ने धोखा दिया या किसी ने चोट पहुंचाई तो आपने बदले में किसी और का नुकसान कर दिया। तो ये बहुत ही गलत पॉइंट ऑफ व्यू है और विक्रांत ने जो गलती की थी उसकी सज़ा अब उसे गिरफ्तार होकर जेल जाकर चुकानी पड़ रही है। तो खैर, ये पिछले साल की घटना थी, लेकिन चूंकि बड़ी यूनिक कहानी थी, मुझे लगा कि मैं आप लोगों से साझा करूं। आज की कहानी यहीं तक, लेकिन इस सिलसिले को ख़त्म करने से पहले जो मैंने कल आप लोगों को कहानी सुनाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक वीडियो क्लिप के ज़रिए पुलिस ने कत्ल के एक मामले को सुलझा दिया। एक ऐसा वीडियो क्लिप जो सोशल मीडिया पर था, कैसे पुलिस ने मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व किया। अगर आप उस कहानी को सुनना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर उस स्टोरी को सुन सकते हैं। लेकिन आज की इस पेशकश को ख़त्म करने से पहले आइए कुछ लोगों के नाम और कमेंट्स पढ़ता हूँ। विवेक मिर्ज़ापुर ने कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। फरहाद रिस्की व्लॉग्स, इन्होंने भी कमेंट किया है, बहुत धन्यवाद आपका। रेखा भट्ट जी का आशीष और आशीर्वाद हमेशा मुझे मिलता रहता है, बहुत धन्यवाद आपका। मगन झा जी ने कमेंट किया है, ये कानपुर की स्टोरी सुनना चाह रहे हैं और मेरे हिसाब से शम्स ने शायद वो स्टोरी सुना दी है। साहा के एस के, इन्होंने भी तारीफ़ की और कहा है कि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और रोज़ इस तरह के वीडियोस लेकर मैं आता हूँ, उसके लिए वो मुझे शुक्रिया कह रही है। सुप्रिया पाटिल जी ने भी कमेंट किया, बहुत बहुत स्वागत आपका। साहिब आलम सिद्दीक ने कमेंट किया है, बहुत धन्यवाद। मोहम्मद अफजल हुसैन ने भी कमेंट किया है, उन्होंने कहा है कि सर जी, हमें सुनकर इतनी तकलीफ़ होती है, उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी। बिल्कुल, जिसके परिवार के किसी सदस्य की जान ले ली जाए, हत्या कर दी जाए, चाहे उसकी उम्र कितनी भी क्यों ना हो, कैसा भी क्यों ना हो, आदमी पर वो वक्त बहुत ही भारी गुजरता है। और अगर किसी के बच्चे की हत्या हो जाए तो आप समझिए क्या हालत होती होगी। प्रदीप भाम्बू जी ने भी कमेंट किया है, बहुत धन्यवाद आपका। परूप श्रेष्ठा जी, उमेश भुइया जी बेंगलुरु से हैं, मेरे होम टाउन जमशेदपुर से इनका ताल्लुक़ है। विजेंद्र सिंह जी, सैयद यूसुफ ने जय हिंद सुप्रतिम जी लिखा है, मेरी ओर से भी जय हिंद। ब्यूटीफुल वीडियो के नाम से एक आईडी है, उन्होंने कहा है कि वो हांगकांग से हमें देखते हैं, थैंक यू वेरी मच। राजुल तहरानी, पता नहीं मैं नाम और सरनेम सही प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ या नहीं। राजेंद्र पवार जी ने भी कमेंट किया, बहुत धन्यवाद आपका। और एल के फैशन, आतिफ, अमिताभ कुमार, प्रेम करकी, सिया ने कमेंट किया है, बहुत धन्यवाद। संगीता भूषण का भी कमेंट है। उमा शंकर राज, ये गुजरात से ही हैं और बता रहे हैं कि ये सबमर्सिबल पंप के इलेक्ट्रिशियन के तौर पर काम करते हैं। क्या बात है। हर मेहनतकश आदमी को जो किसी हुनर में माहिर हैं और अपनी मेहनत से अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, हर उस आदमी को मेरा सलाम है। क्योंकि मुझे तो लगता है कि अगर मैं पत्रकार नहीं होता तो पता नहीं मैं क्या होता, कुछ होता भी या नहीं। तो लेकिन जो लोग किसी एक टैलेंट के धनी हैं, उन लोगों के लिए मेरे मन में इसी वजह से बहुत सम्मान भी है। विनय नासवाले जी का भी कमेंट है और अंजलि शर्मा का भी कमेंट है, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, सारे लोगों के नाम और कमेंट एक रोज़ में एक साथ नहीं पढ़ सकता। मुझे फिलहाल आप लोगों से इजाज़त चाहिए, मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़ये के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।